हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। सर हमारा डर है आज तो ये आप लोगों को डर को भगाने के लिए बेटा आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार से लेक्चर, दैट इज रोटेशनल मोशन की वन शॉट थ्योरी। एंड अगेन हैशटैग एनटीके भी, दैट मीन्स नीड टू नो बेसिक। जितना आपको जरूरत है उतना इस वीडियो के अंदर है, इसके अलावा इधर उधर आने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी बेटा। ऑन डिमांड पोल करवाया गया था एंड ऑन डिमांड ये आपका चैप्टर है, तो आई एम स्किपिंग द, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं बीच में से वो दो चैप्टर्स जो रह गए, एनएलएम सेक्शन, सर्कुलर एंड वर्क एनर्जी पावर, वो इसके बाद कंटिन्यू कर लूँगा। मैंने उसके लिए पोल कराया था एंड पोलिंग के थ्रू पता चला कि रोटेशनल मोशन इज मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक राइट नाउ, तो इसलिए पहले इसको लेकर आ रहे हैं। एंड सॉरी फॉर द डिले का रीज़न, दो रीज़न है। फर्स्ट कि बीच में फेस्टिवल पड़ गया था, एंड सेकेंड मेरी आँख थोड़ी सी ख़राब हो गई है। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम दी वन आई, है ना, एक ही आँख से मैं देख पा रहा हूँ। सो इसलिए थोड़ा सा वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब नाउ आई एम बिट बिट फाइन, थोड़ा ठीक हूँ मैं। तो इसलिए आज एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एनी हाउ, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सीरीज़ का कोई सेंस नहीं रहेगा। सो इसीलिए आई एम एक हाथ से मैं आपके लिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार से लेक्चर, जिसके अंदर रोटेशनल मोशन की कंप्लीट थ्योरी को कवर करेंगे। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना है मैं आपको यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी जो आपको रिक्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जनरल केसेस जो बनाए जा सकते हैं, जितने जनरल केसेस बनाए जा सकते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश करी है। जो नहीं बन सकते हैं बेटा वो इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाएंगे आपके पास आज तक CTQ के अंदर। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज रिजिड बॉडी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी कहते किसको है। तो रिजिड बॉडी कहते हैं बेटा कि अगर आपने लेट से कि कोई भी एक रैंडम सी बॉडी है, जैसे कि ऐसे है, तो इनके अंदर आपने कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए, लेट से ए और बी, एंड अगर इनके बीच का डिस्टेंस कुछ डी है, तो आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ, कहीं से भी फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि दैट मीन्स जब ये बॉडी चाहे चल जाए, घूम जाए, कुछ भी हो जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाते रहे। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, रिविजन सीरीज है तो हम थोड़ा जानते ही हैं। सो वी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एवरी बॉडी डिफॉर्म, हर बॉडी डिफॉर्म करती है, चाहे वो कुछ में करे, चाहे कुछ माइक्रोमीटर में करे, कुछ भी करे, हर बॉडी क्या करती है, डिफॉर्म करती है, डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन करती है। तो आइडियली देर इज नो रिजिड बॉडी, देखा जाए तो देर इज नो रिजिड बॉडी, बट लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल रिजिड बॉडी। तो जी हम पूरे चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज आइडियल रिजिड बॉडी। दैट मीन्स कोई भी बॉडी जो है, उनके कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप चूज करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है कभी चेंज नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सिखाया जाता है। चलिए, अब इससे कुछ मोशंस हैं। तो तीन तरह के मोशन इसके हो सकते हैं, दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन हम लोग जानते हैं कि जब बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, भाग रही है, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में देखा था। तो अगर लेट से ये बॉडी जिसका मास m है, जिसके सेंटर ऑफ मास के बाद जो स्पीड है वो vcm है, तो इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो कितनी होगी, दैट इज हाफ m vcm का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है, राइट, जानते हैं हम लोग, हाफ m v स्क्वायर होती है, तो हाफ मास एंड इसके सेंटर के पास जो स्पीड है वो कितनी है, vcm, तो हाफ vcm का स्क्वायर। देन प्योर रोटेशनल मोशन, जैसे कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, वह कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, तो सेम सेम ऐसा कुछ कुछ है कि अगर आप इस ब्लेड को देखेंगे, तो ये जो ब्लेड है इसका, हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहता है, खड़े खड़े घूमता रहता है ना। ये फेरीज व्हील होती है, आप झूला झूलते होंगे, झूले झूलने पे आप देखते होंगे कि भाई आप ऐसे गोल 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 घूमे जा रहे हैं, कहीं जा नहीं ना, बस गोल गोल घूमते जा रहे हैं। तो कैसा मोशन जिसके अंदर आप लगातार से घूमते ही जा रहे हैं, यू आर नॉट डिस्प्लेसिंग विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, आप किसी पोजीशन को पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सो इसलिए उसको कहा जाता है दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन। सिर्फ यानी कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होता है आई, क्या होता है ओमेगा, क्या होता है
काइनेटिक एनर्जी सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ आइडिया पता है अपने को क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी थी? ट्रांसलेशनल। ये कौन सी थी? रोटेशनल। एंड नाउ अब आप आ जाओ जीवन के पहिए के ऊपर, जीवन के चरखे के ऊपर, जीवन के व्हील के ऊपर, जिसके अंदर बॉडी जो है वो आगे भी बढ़ती रहती है, घूमती भी रहती है ना। तो दोनों चीजें हो रही हैं, बॉडी आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया में क्या होता है कि भाई हम आगे भी बढ़ते रहते हैं और घूमते भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी होती है वो दोनों ही एनर्जी होती है, दोनों ही एनर्जी होती है। दैट इज हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों एनर्जी हमारे पास यहाँ पर होती है, यानी कि बॉडी जो है वो आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, एक साथ दोनों मोशन हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। और इन शॉर्ट कहा जाए तो रोलिंग, इन शॉर्ट कहा जाए तो रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो रोटेशनल मोशन की बेसिक डेफिनेशन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। एंड वो ये है कि अगर कोई भी एक आलू जैसी ऐसी बॉडी है, अगर लेट से कोई भी एक ऐसी आलू जैसी बॉडी है और वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? घूम रही है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? घूम रही है। तो इसके ऊपर आप कोई से भी दो पार्टिकल्स को अगर चूज कर लेते हैं तो हर एक के जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि हर एक पार्टिकल के पास जो इसके अबाउट ओमेगा होगा वो क्या होगा? ओमेगा होगा। हर एक पार्टिकल इसके अबाउट क्या कर रहा होगा? ओमेगा से घूम रहा होगा इन सर्कुलर फैशन। इसके अंदर सर्कुलर फैशन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये ऐसे घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में, ये पास में है उसके तो इसका सर्कल छोटा बनेगा, तो इसका सर्कल ऐसे बनेगा। ये थोड़ा दूर दिख रहा है तो इसका सर्कल थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है तो इसका सर्कल थोड़ा ऐसा बनेगा। यानी कि एवरी पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। सो रोटेशनल मोशन क्या है? इन विच particles particles or every particle of a body, basically every particle of a body, हर एक पार्टिकल जो है बॉडी का वो एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इसके अलावा होते हैं। लेट इज एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, उन पॉइंट को छोड़कर जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी के ऊपर, दे अंडरगो दे अंडरगो circular motion circular motion with same एंगुलर वेलोसिटी। सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंड ये सेम होगी एज द बॉडी, जो भी बॉडी की हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वही बॉडी की, वही हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी। बट बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, जो इनकी लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी? अलग होगी। डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी? अलग होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको बस याद रखनी है वो क्या है? हर एक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। लीनियर वेलोसिटीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वी नो दस कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर। एंड इसको ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस वी नो। तो सबके लिए ओमेगा सेम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई पार्टिकल पास है, कोई पार्टिकल दूर है, कोई बहुत अलग है, तो सबका वी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। नाउ एंड सब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऑन अ बॉडी ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग और परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, जो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, नो टू पॉइंट्स नो टू पॉइंट्स can have can have
सेम लीनियर वेलोसिटी, किसी भी दो पॉइंट के पास सेम लीनियर वेलोसिटी नहीं हो सकती है एक्सेप्ट जो उसके एक्सिस पर है, एक्सेप्ट ऑन द एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आप चाहे कितना भी कर लें, आर तो बदल ही जाएगा, ओमेगा का सबका सेम रखते हैं, लेकिन आर तो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर दो दो चीज़ों का पोजीशन वेक्टर सेम हो जाए, दो चीज़ों का पोजीशन वेक्टर सेम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेम जगह पर ही है, तो दे आर नॉट टू डिफरेंट पार्टिकल, दे आर सेम पार्टिकल। तो आर सेम हो गया इसका मतलब, ठीक है, कि आर का रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। सो आर अगर सेम हो गया, ओमेगा सेम है, तो भी सेम हो पाएगा, एंड वो सिर्फ और सिर्फ किसका पॉसिबल है, जो उसके एक्सिस पर है, उसके अलावा किसी भी पॉइंट के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी दो पॉइंट की सेम लीनियर वेलोसिटी नहीं हो सकती है, सबकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, हाँ, लेकिन सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सबकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आता है बेटा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड व्हेन वी से नो मोमेंट, तो वी टॉक अबाउट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ताऊ से, ताऊ मतलब ताऊ से, है ना। ये मत करना कि बड़े पापा को हम टॉर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा वो जीवन घुमा देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट इज न्यूटन मीटर, एंड इसके जो डायमेंशन हो जाएंगे टाउ के, that will be equal to m l square t minus 2, that means same as energy। जो डायमेंशन एनर्जी के होते हैं वही डायमेंशन किसके होते हैं, टॉर्क के होते हैं, ठीक है, सेम एज एनर्जी। नाउ अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यू विल गेट आर एफ साइन थीटा। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज आर एफ परपेंडिकुलर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफ आर परपेंडिकुलर, जिसका मतलब है या तो आप आर के परपेंडिकुलर फोर्स लिख दीजिए, या फिर फोर्स के परपेंडिकुलर आर लिख दीजिए। तो फॉर एग्जांपल सो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आपको क्या करना है, फोर्स लगाया है आपने इस तरीके से एफ, ठीक है। तो दो चीज़ें पॉसिबल है, एंड अगर आप ये देखेंगे तो ये आर है एंड लेट्स से ये थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आर है ये एफ है, तो इनके बीच में ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, एक ही बात है, क्योंकि दिस इज द आर वेक्टर आल्सो। सो नाउ अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप फोर्स के परपेंडिकुलर आर लिख सकते हैं, या फिर आप आर के परपेंडिकुलर फोर्स लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर ये थीटा है ये एफ है, तो फोर्स आर के दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें से ये वाला कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, एंड यू कैन सी कि आर साइन थीटा जो है वो एफ के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा आर साइन थीटा, एंड ये अपने पास फोर्स है। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि भाई टॉर्क जो है वो हो जाएगा एफ आर साइन थीटा, विच इज नथिंग बट एफ आर परपेंडिकुलर। एंड सेम वे आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई आप फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेते, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं थी। आप कहते कि सर फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, तो आप टॉर्क को लिख सकते थे आर एफ साइन थीटा, यानी कि आर एफ परपेंडिकुलर। तो हमें बेटा सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है फोर्स का जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटेशन ऑफ ए बॉडी। तो टॉर्क जो है एक्चुअल में क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग द बॉडी। भाई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए, चलाने के लिए, तो फोर्स का मोमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बॉडी को रोटेट करने के लिए, बॉडी को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क जो है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स आर साइन थीटा, या फिर इस तरीके से आर क्रॉस एफ। अगर आपको वेक्टर दे रखा होगा तो आपको आर क्रॉस एफ इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको फोर्स आर दिया होगा तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। इसको सोचने का तरीका हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस वाले केस में, दैट इज केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी बेटा कई बार सवाल बनता है। तो सवाल क्या बनता है कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि आपने एक पार्टिकल को ऐसे यू स्पीड से फेंक दिया है थीटा एंगल पर, एंड पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कुछ कुछ ऐसा सा होगा, है ना, इस तरीके से होगा। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क में एक और पॉइंट लिख लेंगे कि टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट ए सम पॉइंट। टॉर्क इज कैलकुलेटेड
अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट जो है आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से कि मैं इस पार्टिकल का जिसका मास m है, जिसको आपने u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया है, तो उस पॉइंट उसको हम लोग इस p पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क निकालना चाहते हैं। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट कितना होगा एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो इसलिए किसी भी टाइम t पर। तो हम एक बात जानते हैं कि लेट्स से कि पार्टिकल यहाँ पर है ना। अब पार्टिकल चाहे कहीं पर भी हो, फोर्स तो हमेशा वर्टिकल लगेगा, हाँ या ना। एंड अगर फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स अगर देखोगे तो यहाँ लग रहा है mg, तो इसके अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। और इस डिस्टेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होगा बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि u cos थीटा। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा, दैट इज u cos थीटा इनटू में टाइम, यानी कि स्पीड इनटू में टाइम। तो भाई टॉर्क जो होगा अबाउट p पॉइंट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर, तो बराबर होगा किसके, दैट इज फोर्स, मैं लिखता हूँ एफ, और r परपेंडिकुलर, तो फोर्स है mg, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा u cos थीटा इनटू में t। तो ये हमारे पास हो जाएगा टॉर्क एट एनी टाइम t, किसी भी पॉइंट t के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। अब आप इसको दो केस बना सकते हैं। केस वन, व्हेन पार्टिकल इज एट, पार्टिकल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, एट हाईएस्ट पॉइंट एच मैक्स। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में जो पार्टिकल को टाइम लगता है वो लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होता है उसका आधा हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से जी जी जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एम यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आप चाहो तो इसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पे आपको निकालना है, लेट्स से रैंडम टाइम किसी में भी निकालना है, तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ये है, मैंने एक स्पेसिफिक केस आपको बता दिया कि जब पार्टिकल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना होगा, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग टॉर्क एट पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जिस टाइम पर ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुका होगा, तो पॉइंट टॉर्क एट पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जिस टाइम पर वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुका होगा उस टाइम पर टॉर्क कितना होगा, ये अब आपका सवाल हो गया। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना इसका आंसर, ठीक है। लेट्स सी कितने लोग यहाँ तक देख पाते हैं, मुझे पता चलेगा इस बात से ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है वो आती है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पूरे चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है अपने लिए। तो फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया काम क्या होता था, इनर्शिया का मतलब है कि अपने स्टेट को चेंज होने से अपोज करना। फॉर एग्जांपल अब बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहेंगे जब तक पेपर सर पे ना आ जाए, है ना, खाली बैठे रहेंगे, है ना। तो पेपर क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तक मम्मी की उड़ती चप्पल नहीं आ रही है, तब तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी बॉडी को अपनी रोटेशनल स्टेट को चेंज करना है, यानी कि अगर आपको एक पंखा चलाना है तो आपको टॉर्क चाहिए, और एक पंखा अगर चल रहा है उसको रोकने के लिए भी आपको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो ये जो अपोजिशन है, जो अपोज कर रहा होगा, चलता हुआ अपने आप चलने, रुका हुआ अपने आप चलने नहीं लगेगा, और चलता हुआ अपने आप रुकने नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, इनर्शिया होगा जो उसके अगेंस्ट में होगा। तो वो कौन सा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द इफेक्ट जो आपके स्टेट ऑफ रोटेशन को अपोज करता है चेंज होने से। यानी कि अगर कोई रुका हुआ है तो उसको चलने में अपोज करेगा, और अगर चल रहा है तो उसको रुकने में अपोज करेगा, ठीक है। तो जैसा मास काम करता है बिल्कुल वैसा ही काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। तो आप बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल मास भी बोल सकते हैं। व्हाट यू कैन से, दिस इज द रोटेशनल मास। आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रोटेशनल मास इन शॉर्ट।
जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना मुश्किल होगा बॉडी को रोटेशन में लाना, एंड उतना ही डिफिकल्ट होगा उस बॉडी को रोक पाना। ठीक है, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मुश्किल है उसको चला पाना और उतना ही मुश्किल है उसको रोक पाना, दोनों ही काम मुश्किल है। ठीक है, चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको, क्योंकि जैसे टॉर्क है वो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है मास के ऊपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये ऐसा नहीं है कि अगर दो बॉडी का मास सेम है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, नहीं। दो बॉडी का मास सेम है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग इस बात के ऊपर कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है अबाउट एन एक्सिस जिसके अबाउट आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि लेट से कि एक अपने पास ऐसे रिंग है, एक ऐसे रिंग है। ठीक है, दिस इज द रिंग जिसका मास m है। ठीक है, एंड एक्सिस ये है। लेट से एक दूसरा एक डिस्क है, इट्स अ डिस्क। ठीक है, एंड ये इसकी एक्सिस है, इसका मास भी m है, रेडियस भी r है, सब कुछ सेम है ना। एंड एक पॉइंट मास है, ये उसी की एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट मास, पॉइंट मास, और यही उसकी एक्सिस है, इसी एक्सिस के मोमेंटम से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये अपने पास लेट से कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और वही मास m है, रेडियस r है, लेकिन सॉलिड स्फीयर है। इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, इन तीनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम अलग अलग है। मास सेम है, डायमेंशनली देखा जाए तो सेम है, बट लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मास का वो एकदम अलग तरीके से हो रखा है, तो इसीलिए सबका जो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एकदम अलग अलग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मास का फ्रॉम द एक्सिस उतना ही ज़्यादा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना दूर होगा यानी कि एक्सिस से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको चाहिए होता है बेटा एक एक्सिस चाहिए। ठीक है, यू नीड दी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। एंड देन उसके बाद आपको क्या चाहिए? इस पॉइंट मास का, इस पॉइंट मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो यू नीड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दी, अगर इसका मास m है एंड इसका यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, तो बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट मास इज मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, एंड उसका अपने को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, वी डू नॉट नीड दी डिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मास, यानी कि अगर कोई एक एक्सिस है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे पास क्या है? मासेस हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको सबका मास, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठा के क्या कर देना है? ऐड कर देना है, इररिस्पेक्टिव कि वो इस एक्सिस से कौन सी साइड पर है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो इससे कौन सी साइड पर है, उससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितने भी हो, कितने भी हो। ठीक है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? दैट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, यानी जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, उन सबको उठा के ऐड कर दो। यानी कि इस केस में जो तीन पार्टिकल हैं तो ये हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक सा सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो सबको उठा के क्या कर देना है? बस ऐड कर देना है, एक्सिस से किधर की तरफ है उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस हो, यानी कि पॉइंट मास ना हो, ऐसे बहुत सारा मास फैला पड़ा हो, जैसे कि रिंग के केस में, डिस्क के केस में, स्फीयर के केस में, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका होता है कि आप एक छोटा सा एलिमेंटल मास लिखेंगे, दैट इज डी एम, बहुत छोटा सा एलिमेंटल मास लिखेंगे, दैट इज डी एम, एंड
उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड देन आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है तो उसका बस आपको बस क्या करना है, आपको उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है आर फ्रॉम द एक्सिस, एंड देन उसके बाद उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह की थ्योरम होती है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये वैलिड है किसके लिए, फॉर प्लेन लैमिनार्स, प्लेन लैमिना और 2D बॉडीज। ठीक है, टू डायमेंशन बॉडीज। तो टू डायमेंशन बॉडी के अंदर कौन कौन सा आता है बेटा, थिन रिंग आती है, वी कंसिडर थिन रिंग। ठीक है, थिन रिंग इसके अंदर आती है, थिन डिस्क इसके अंदर आती है। ठीक है, देन वी हैव इसके लिए फिर हमारे पास स्क्वायर लैमिनाज हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेट हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट हो जाएगी, है ना, इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट्स। पॉइंट मास के लिए भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड एक्सेट्रा। अब और कोई मिस हो जाए मेरे से तो, जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल भी लग जाता है ना, तो इस तरीके से ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि अगर आपको एक बॉडी के प्लेन में, एक बॉडी की प्लेन में दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये एक बॉडी है एंड इसकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है जो उसी के प्लेन में है। ठीक है, उसी के ही प्लेन में है, लेट्स से इसके अबाउट I1 है एंड इसके अबाउट I2 है। ठीक है, एंड ये जो I1 I2 है ये बेटा उसी प्लेन में है जिस प्लेन में बॉडी है। एक्सिस जो है I1 I2 इज इन द सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके बिना सवाल कंसेप्चुअली सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो I1 I2 जो है वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन एज ऑफ बॉडी। जिस प्लेन में बॉडी है उसी प्लेन में I1 I2 है। ठीक है, एंड नाउ एक तीसरी एक्सिस जो इसके इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, यानी कि लेट्स से एक एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि I3 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, पास कर रही है। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है उससे वो एक्सिस, तीसरी एक्सिस जो है वो पास कर रही है। एंड I3 जो है वो उसका जो प्लेन है, I3 का जो प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन ऑफ बॉडी एंड passing through intersection of I1 and I2। ठीक है, ये हमारा I3 हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इफ दिस कंडीशन फुलफिल्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम I1 प्लस I2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू I3। I1 प्लस I2 जो है वो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है। I1 I2 दो एक्सिस जो उसी के प्लेन में है और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। I3 जो है वो उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करेगा और प्लेन के जो है उसको, उसका जो प्लेन, उसकी जो एक्सिस है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उस केस में I1 प्लस I2 जो है वो I3 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देन वी हैव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, दिस इज वैलिड फॉर द 2D 3D बोथ। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर बोथ 2D एंड 3D। ठीक है, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे अब आप स्फेयर लगा सकते हैं, रिंग लगा सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कोन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, सबके लिए वैलिड है ना। एंड ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है, बस इसमें कंडीशन, एक ही कंडीशन है इसकी, एक ही कंडीशन है इसकी कि लेट से कि अपने पास कोई अगर ऐसे आलू जैसी बॉडी है एंड इस आलू जैसी बॉडी का एक एक्सिस है
जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, यानी कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, ICM। एंड आपको इस एक्सिस के अबाउट लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वो एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, लेट से वो इससे कुछ d डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितना है, d है। इसका मास कुछ m था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ICM प्लस md²। ICM प्लस md²। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सवाल अगर आएगा तो इसी से ही आएगा। बहुत रेयर चांस है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सवाल आए। सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस जो है वो किससे है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से है। तो आई रिपीट, आपको एक एक्सिस चूज करनी है जो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी। उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा इन जनरल। नहीं पता होगा तो वो आपको दूसरा वाला पता होगा, है ना। देन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से अगर निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो उससे पैरेलल है कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर। जो उसके पैरेलल है कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर। अगर पैरेलल है तो प्लेन सेम हो गया था ना, सेम प्लेन के अंदर ही है, अलग नहीं है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू ICM प्लस md²। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है बॉडी का सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, प्लस आपको मास को मल्टीप्लाई कर देना है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, स्क्वायर से, एंड आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम दोनों एक्सिस को यूज करके हम लोग बहुत सारे फिगर्स का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट्स ओनली, हमें डेरिवेशन तो ऑब्वियसली कोई रूल है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से इन रिजल्ट्स को पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारे केसेस जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ना एक ही में आपको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू कवर ऑल दी थिंग्स। सो लेट्स से कि अपने पास एक ऐसे रिंग है। लेट्स से वी हैव अ रिंग लाइक दिस, ठीक है। एक रिंग इस तरीके से है, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एंड लेट्स से एक यहाँ बना देता हूँ, ताकि मैं चारों का अलग अलग एग्जाम्पल लाइक आपको समझा सकूँ। सो लेट्स से एक बार जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइक दिस, इस तरीके से। एक बार एक्सिस जो है वो इसके डायमीटर के अबाउट हो गई। एक बार जो एक्सिस है वो इसी के ही परपेंडिकुलर लाइक दिस, इस तरीके से। एंड एक जो है वो इसी के ही प्लेन में हो जाए लेट्स से, इस तरीके से, ठीक है। तो चार एक्सिस में आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहले केस में एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू mr², ठीक है। तो दिस इज दी एक्सिस। एक्सिस कैसी है, पासिंग थ्रू सेंटर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बार बार लिखा नहीं पाएगा। तो एक्सिस जो है वो कहाँ से पास कर रही है बेटा, सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन को जो है मैं P2P लिखूंगा, ठीक है। अब आगे जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, P2P लिखूंगा, ठीक है। तो समझ जाना कि P2P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सिस है ये कहाँ से है, दिस इज पासिंग थ्रू और टेंजेंट, पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस आप बोल सकते हैं, सर्कमफेरेंस से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन P2P है, ठीक है। तो टेंजेंट हो गई, टेंजेंट एट सर्कमफेरेंस एंड P2P। तो इस केस में अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपका एग्जांपल होगा किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो आपको क्या करना है कि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, एंड दैट इज mr²। एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी बेटा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आप लिख पाओगे इसके अबाउट अगर I है तो इसके अबाउट ये हो जाएगा सेंटर वाला, दैट इज ICM। तो आप लिख पाओगे I इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट हो जाएगा mr² प्लस डिस्टेंस भी कितना है, r है, mr² हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2mr²। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2mr², ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए रिंग के केस में अब ये हो गया बेटा इसका डायमीटर, दिस इज दी डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है दैट इज mr²/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा दोनों। कौन कौन से? सर बेटा ये वाले, दिस वन एंड दिस वन, ये ही रिजल्ट आपके सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे तो आपको डिराइव कर सकते हो, लेकिन इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। बाकी सब तो थ्योरम लगा के निकल जाते हैं, है ना। अगर लेट से एक्सिस जो है वो इसी के ही प्लेन में है, ठीक है, तो इसी के ही प्लेन में है, तो हमें सेंटर ऑफ मास का वर्ड तो पता ही है, ICM, है ना, जो इसके डायमीटर वाली एक्सिस है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, तो ये हो जाएगा बेटा mr²/2 प्लस इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r, यानी कि mr², एंड ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो अब ये कौन सी एक्सिस है, इसको क्या लिखेंगे एक्सिस के बारे में, लैंग्वेज क्या आएगी, तो इसकी एक्सिस का मतलब हो जाएगा दैट इज टेंजेंशियल टू रिंग एंड पासिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। ITP लिखेंगे इसको हम, है ना, इन द प्लेन। तो इन शॉर्ट क्या लिखेंगे इसको हम आगे जाके, ITP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ITP, इन द प्लेन, ठीक है। तो P2P का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड ITP का मतलब इन द प्लेन, ठीक है। क्लियर है भाई? तो 4 केस बन सकते हैं, दिस आर द 4 केसेस। के अलावा कहीं से भी पास करोगे तो आपको बस क्या लगाना है, आपको परपेंडिकुलर थ्योरम लगानी है, ठीक है, या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। चलिए, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अगर हम डिस्क के बारे में बात करते हैं बेटा, तो डिस्क के बारे में अपने पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इस तरीके से, लेट्स से ये करीब है, तो गोला गोला ही पार हुआ सर, कोई बात नहीं, तो गोला गोला ही पार कर देते हैं। समझ तो आ ही रहा है कि रिंग के बारे में बात, डिस्क के बारे में बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग लगा रखी है। चलिए, तो लेट से पहले जो एक्सिस है वो हमारी कैसी है बेटा, वो हमारी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो एक्सिस जो है वो सेंटर से एंड P2P, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, बस mr²/2, ठीक है। लेकिन वही एक्सिस अगर इसके इस तरीके से बन जाए, टेंजेंशियल हो जाए लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाए, तो टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इसके अबाउट अगर आपको निकालना है, तो I इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट हो जाएगी कितनी बेटा, mr²/2, एंड इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mr², तो ये आएगा 3/2 mr², ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग डायमीटर के अबाउट लिखते हैं, तो डायमीटर के अबाउट क्या आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो लेट्स से दिस इज ICM, सो आई डाया भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डायमीटर से पास करता हुआ है, इन द प्लेन है। तो एक्सिस जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस हो जाएगी सेंटर एंड इन द प्लेन, मतलब इन ITP, ठीक है, इन द प्लेन। तो बेटा आई डाया जो है इसका हो जाएगा कितना, दैट इज mr²/4, ठीक है, mr²/4। देन फोर्थ केस में अगर लेट से इसके पास टेंजेंट बन रही होगी, इस तरीके से टेंजेंट बन रही होगी उसी के ही प्लेन में, तो ICM तो जानते हैं डायमीटर के अबाउट हो गया, और इसके अबाउट निकालना है, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा mr²/4 प्लस mr², तो ये आ जाएगा 5/4 mr², ठीक है, 5/4 mr²। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, तो रॉड के बारे में हम बात करते हैं। तो रॉड के केस में भाई अपने पास बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि रॉड लेट्स से इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो 4 केस के बारे में बात करेंगे इसमें भी। पहला, इसकी जो एक्सेस है, जो रॉड की एक्सेस है, वही उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देगा, तो इसके अबाउट जो हो जाएगा दैट इज 0, ठीक है। तो अबाउट द एक्सेस ऑफ द रॉड,
जो रॉड की एक्सिस है उसी के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर इज 0, क्योंकि तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना हो जाएगा, 0। अगर हमारे पास इसके सेंटर से पास करते हुए हो इस तरीके से, इसका मास अगर m है, लेंथ l है, तो इसका हो जाता है ml²/12। तो रॉड के सेंटर के अबाउट जो है कितना हो जाता है बेटा, इट इज ml²/12। सेकेंड, इसके एंड के अबाउट जो होता है, इसके एंड के अबाउट जो होता है, तो दिस इज इक्वल टू ml²/3। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा इसके सेंटर से। ठीक है, ये आपका ICM हो जाएगा। तो आपको चाहिए होगा डेट इज आई इज इक्वल टू डेट इज ICM प्लस MD²। अब कोई भी डिस्टेंस होगा आप इससे निकाल पाओगे फिर। ठीक है, चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर। अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है, अच्छा एक काम, एक और चीज़ बता कि रॉड के केस में ना, रॉड के केस में आप अगर एक्सेस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो लेट्स ट्राई टू चेंज दी एक्सेस। अगर हम एक्सेस को इंक्लाइंड करें या कुछ करें तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस कि सबसे पहले कि लेट्स से कि अगर एक्सेस ऐसे हो जाए, टेढ़ी हो जाए, है ना, इस तरीके से, इससे थीटा एंगल बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द रॉड हो जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर रॉड हो जाएगा। एंड जो परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। एंड वही चीज़ अगर बेटा इसके, अगर एक्सिस जो है इसके एंड से ऐसे पास हो जाए, 3D पास हो जाए, तो अगेन एंड के अबाउट कितना होता है, ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा हॉलो स्फीयर का मतलब खोखला, इस तरीके से। अब जैसे ये है हमारे पास, तो अब इसके कहीं से भी एक्सेस पास करोगे तो वो इसके कहाँ से पास करेगी बेटा, वो इसके डायमीटर से ही पास करेगी। तो इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 mr²। 2/3 mr²। एंड लेट्स से कि अब आपको लेट कहीं से भी पास करा दी एक्सेस आपने, लेट्स से टेंजेंशियल वाला केस ही ले लेते हैं। तो अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है इस तरीके से एंड इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, तो ये ICM हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ICM प्लस mr², यानी कि 2/3 mr² प्लस mr²। तो यह आ जाएगा 5/3 mr², इस तरीके से। ठीक है, तो आपको याद ये वाला रखना है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के बारे में जब बात करेंगे तो बेटा सॉलिड स्फीयर के केस में अगेन सेम चीज, 3D फिगर है। तो अगर कहीं से भी सेंटर से पास करेगा तो उसका मतलब क्या है, डायमीटर से ही पास कर रहा है। एंड इसके सेंटर के अबाउट जो हो जाता है दैट इज 2/5 mr²। 2/5 mr²। ठीक है, एंड एक केस इसका भी कर लेते हैं कि अगर इसके लेट से इसके टेंजेंट बन के पास हो रही होगी इस तरीके से, तो बेटा टेंजेंट अगर पास कर रही होगी तो अपने को पहले कहाँ चाहिए होगा, सेंटर के अबाउट चाहिए होगा। तो सेंटर के अबाउट इज ICM एंड प्लस डिस्टेंस कितना है r, तो mr²। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। तो ये कितना आ जाएगा 7/5 mr²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेटा कुछ कुछ याद करने हैं तो उसमें से हमारे पास आते हैं, जैसे कि एक आता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट के लिए हमारे पास होता है कि अगर लेट से आप बोलते हैं कि सर ये हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर प्लेट है,
तो इसकी प्लेन में अगर कोई एक्सिस है, इसी के ही प्लेन में कोई भी एक्सिस है, चाहे इसके डायगोनल से पास कर रही हो, चाहे इसके ऐसे पास कर रही हो, सबसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सबसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम। इसकी साइड अगर बेटा ए बोलते हैं तो एम ए स्क्वायर बाई 12। लेकिन अगर इसके सेंट्रॉइड से, इसके सेंटर से पास कर रहा होगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आई सेंटर and P to P perpendicular to the plane, so that will be equal to ma square by 6। ठीक है, आई सेंटर लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर है तो ma स्क्वायर बाई 6। और ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द इन द प्लेन, अगर आई टी पी इन द प्लेन अगर है तो। ठीक है, देन हमारे पास आता है दैट इज रेक्टेंगल। अगर चाहो तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। तो बेटा रेक्टेंगल के केस में अगर ये अपने पास लेट से ए है, ये अपने पास बी है, इस तरीके से, तो इस तरीके से दो एक्सेस अपने पास बन सकती हैं इस तरीके से। तो I इज इक्वल टू दैट इज m बाई 24 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बाई 24 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसिक सा है। देन बेटा हमारे पास अगर ट्राइंगुलर प्लेट है, ट्राइंगुलर प्लेट अगर हमारे पास है, अगेन हैंग कर गया बेटा। ये हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसे ही है, गरीब सिस्टम है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा तुम कमेंट लाइक वाइक करोगे तो सिस्टम अच्छा होएगा, है ना। थोड़ा सा सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो, यूट्यूब वाले थोड़ा पैसे देंगे बढ़िया सा, फिर तब मज़ा आएगा, सिस्टम महंगा लेकर आएंगे। अभी हमारा सिस्टम हैंग कर गया है, नॉट वर्किंग। देखो आई एम ट्राइंग टू राइट एनीथिंग बट लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको वीडियो में दिख रहा हो बट लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल, है ना, कुछ भी इस पर नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा इज इक्वल टू एम बाई 24 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से, दिस फॉर द रेक्टेंगल। एंड अगर हम लोग ट्राइंगुलर प्लेट की बात करते हैं तो फिर टॉक अबाउट द ट्राइंगुलर प्लेट, सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट द ट्राइंगुलर प्लेट, तो अगर लेट से इस बेस के अबाउट हमसे पूछता है, इसकी हाइट जो है वो h है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m h स्क्वायर बाई 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन एक मॉडर्न टर्म है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बेटा? बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन कि अगर आप किसी भी बॉडी का, लेट से एक हमारे पास ऐसे डिस्क है एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट जो है वो कितना है, लेट से एक्सिस के पर सेंटर से पास करते हुए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी आई सेंटर पी टू पी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये होता है कितना बेटा? इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। अब डिस्क में तो मास जो है वो पूरे डिस्क में बटा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इसको उठा कर बेटा पूरा मास जो है वो अगर इसी एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस हमने चूज कर रखी थी, एक्सिस वही है लेकिन सारा का सारा मास जो है वो किसी के डिस्टेंस पर रख देते हैं, सॉरी, सो अगर किसी के डिस्टेंस पर मास को रख देते हैं तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, दैट इज एम के स्क्वायर। यानी कि ये जो एम के स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू दिस एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे के इज इक्वल टू आर बाई रूट 2। यानी कि उसी एक्सिस से अगर मैं आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पर सारा का सारा मास रख दूँ डिस्क का, तो मुझे सेम इफेक्ट मिलेगा, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यानी कि वो डिस्टेंस, सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस such that if all the mass of the body, all the mass of the system or body is placed at this distance, then it will have same moment of inertia as the complete body,
जो कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सारा का सारा एक पॉइंट पे रखने पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसको के से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है आई, उसको उठा के बराबर रख देना है किसके बटा, बस एम के स्क्वायर के। ठीक है, तो के बन जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर रिमूविंग सम पोर्शन। अगर कुछ पोर्शन आपने रिमूव कर दिया है तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या करना होता है। तो लेट्स से कि अपने पास कोई ऐसे, लेट्स से एक डिस्क है एंड इस डिस्क का सॉरी कुछ सेंटर है, रेडियस है, सब कुछ है। ठीक है, लेट्स से इसका रेडियस इज आर, मास इज एन एंड इट्स अ डिस्क। एंड इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है एंड दिस आई इज एम आर स्क्वायर बाई टू, ये हम जानते हैं। नाउ अब आपने क्या किया, अब आपने इस डिस्क में से एक पोर्शन ऑफ डिस्क जो है वो कट कर दिया है लाइक दिस, लेट्स से इस तरीके से ऐसे। लेट्स से इसका सेंटर यहाँ पर है कुछ एंड इसका रेडियस यहाँ पर है एंड आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया है बेटा, कट कर दिया है, यू हैव कट इट डाउन। तो सॉरी, सो अगर ये इसका सेंटर है, नया सेंटर, और इसको सर्कमफेरेंस से पास कर रहा है तो ये आर बाई टू हो जाएगा, ये आर बाई टू हो जाएगा, इस तरीके से है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, आर के बराबर था। तो नाउ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है रिमेनिंग पोर्शन का, आई रिमेनिंग। तो आई रिमेनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आई कंप्लीट लिखना चाहिए एंड उसमें से जो आपने कट कर दिया है उसका माइनस कर देना चाहिए। तो बेटा हमें रिमेनिंग अगर निकालना है तो उसके लिए आई कंप्लीट माइनस आई कट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट का तो हम जानते हैं, अब मुझे कट वाला निकालना है। निकालना उसी एक्सेस के अबाउट है, पॉइंट जो हमारे पास एक्सेस है वही एक्सेस है, एक्सेस चेंज नहीं कर रहा है, यही एक्सेस है, इसी के अबाउट निकालना है। ठीक है, लेट्स से दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो मुझे C1 के अक्रॉस निकालना है ना। नाउ अब अगर मुझे लेट्स से आप ऐसे समझो कि जो हमने डिस्क कट करी है वो ऐसी तो डिस्क है इस तरीके से, जिसका इस एक्सिस के अबाउट अपने को निकालना है, ये C1 है और ये C2 है। तो भाई आई C2 तो मैं जानता हूँ खुद के सेंटर के अबाउट। अगर इसका मास अगर मैं एम डैश बोलता हूँ तो इसका मास एम डैश, इसका रेडियस कितना है बेटा, आर बाई टू, इसका स्क्वायर, इसका रेडियस इज आर बाई टू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, दैट इज एम डैश आर स्क्वायर, टू को स्क्वायर फोर, फोर टू का एट, तो एम डैश आर स्क्वायर बाई एट। ठीक है, नाउ एम डैश कितना होगा, अब आर अगर मैं पूरे एरिया की बात करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर का अगर मास एम था तो बेटा पाई आर बाई टू के स्क्वायर का जो मास होगा वो कितना होगा, दैट इज एम इंटू में पाई आर बाई टू का स्क्वायर, आर बाई टू का स्क्वायर एंड अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे मास मिल जाएगा, तो पाई पाई का हिसाब कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, एम बाई फोर। सो ये आ जाएगा एम बाई फोर इंटू आर स्क्वायर बाई एट, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 32। ये वाला कट वाले का आ गया सेंटर के अबाउट, C2 के अबाउट, लेकिन चाहिए किसके अबाउट, तो C1 के अक्रॉस। एंड C1 के अक्रॉस जो है कितना डिस्टेंस है बेटा, आर बाई टू। तो यूजिंग द पैरेलल एक्सेस थ्योरम IC2 sorry IC1, दिस विल बी इक्वल टू IC2 प्लस एम आर बाई टू का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो IC2 जो है वो हमारे पास है एम आर स्क्वायर बाई 32 एंड ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 32, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर और 8 यहाँ से तो 9 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज 9 एम आर स्क्वायर बाई 32। ठीक है,
तो अब हम लोग रिमेनिंग पोर्शन का लिख पाएंगे, आई रिमेनिंग। तो दिस विल बी इक्वल टू कंप्लीट डिस्क का जो है वो हमारे पास है mr²/2 एंड उसमें से ये वाला माइनस करना है, यानी कि 9mr²/32। एलसीएम आ जाएगा 32 एंड 16 - 9, तो ये बच जाएगा कितना, तो 16 - 9, तो ये बच जाएगा 7mr²/32। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी आपको कट पोर्शन निकालना होगा तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मास जो है निकालना पड़ेगा कि आपने कितना मास उसमें से कट किया है, एंड देन फिर आपको ओरिजिनल एक्सिस जो थी उसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो बेटा इक्विलिब्रियम हम लोग का जानते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर हम लोग देखें तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स है, तो आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि वो किसके बराबर है, 2f के बराबर है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड ऑन हो जाएंगे। लेकिन क्या इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है, क्या इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है? अगर ये सेंटर है तो बेटा ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये घूम नहीं पाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो बेटा जीरो है। सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा एक काम करो, आप एक फोर्स को उल्टा कर दो, एफ कर दो, तो अब आप बोलोगे सर एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या नेट टॉर्क जीरो है? नहीं सर, क्योंकि अब ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो यानी कि नेट टॉर्क जो है बेटा वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पहले वाले केस में फोर्स नॉन जीरो था, टॉर्क जीरो हो गया, दूसरे केस में टॉर्क जीरो हो गया, टॉर्क नॉन जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, है ना। कोई केस ऐसा भी हो सकता है, कि आपने एक रॉड को ऐसे दो पॉइंट्स के ऊपर ऐसे सजा के रख दिया है, अब इसके ऊपर ना ही ये बॉडी घूम सकती है, ना ही बॉडी चल सकती है, फिक्स कर रखी है देखिए, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए, एंड इसके ऊपर जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी घूम भी नहीं सकती है ना। तो क्या फर्क दिख रहा है तीनों के अंदर? तीनों के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो जीरो हो ही रहा है ना। और तीसरे वाले केस में दोनों ही जीरो हो गए। तो बेटा वो केस जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। दूसरा होता है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारा नेट टॉर्क जीरो होता है लेकिन नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाता है। एंड थर्ड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि दोनों ही चीज़ें क्या है बेटा, जीरो है, यानी कि नेट टॉर्क भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है, दोनों ही चीज़ें क्या है बेटा, जीरो है। तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो हमारी क्या है कि भाई अगर हम लोग कहीं तो बोला जाता है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम है, तो अब आपको इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। हाँ, अगर आपसे कुछ स्पेसिफिकली पूछे कि क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ऐसे शब्द आपको ऑप्शन में दिखे, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि इस तरीके से बात हो रही है। अदरवाइज अगर आपसे किसी ने बोला है कि इक्विलिब्रियम है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपसे डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, एंड उसमें नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एक स्पेसिफिक केस है जो आपको जनरली देखने को तो नहीं मिलता है किसी किताबों के अंदर, बट लेकिन हाँ मेरा ये पर्सनल फेवरेट है। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है एकदम, एंड यहाँ पर लेट्स से हमारे पास स्मूथ वॉल है, इस तरीके से चिकनी वॉल है। ठीक है, तो दिस इज द स्मूथ वॉल एंड दिस इज द रफ सरफेस एंड यहाँ पर आप क्या करते हैं बेटा, एक लैडर को रख देते हैं, यू आर पुटिंग अ लैडर ओवर हियर, एंड लेट्स से लैडर आपने ऐसे इस तरीके से इंक्लाइन करके रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना कुछ एंगल होगा थीटा,
नाउ दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। लैडर जो है बेटा वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। एंड लैडर का जो मास है वो m है, लेंथ इज l। एंड तो अगर m मास है तो बेटा इसका नीचे जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका mg फोर्स लग रहा होगा, तो खुद का वेट लग रहा होगा जो इसको ऐसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब घूम नहीं सकती। एंड अगर ये घूम नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये है कि इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से आता है नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ से आता है नॉर्मल रिएक्शन। तो दो नॉर्मल रिएक्शन अपने को मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगे। तो लेट से अगर ये ए पॉइंट है बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए, एंड ये बी पॉइंट है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन बी। ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो कुछ डेटा अपने पास है, सेट ऑफ डेटा क्या है। पहला डेटा आ जाएगा कि भाई एन ए को बैलेंस कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एम जी को। एन ए को बैलेंस कर रहा होगा कौन, सिर्फ और सिर्फ एम जी, और कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फोर्स आगे की तरफ है, अगर आप लैडर का पोजीशन सोचो, लैडर का मोशन सोचो, लैडर कैसे मूव करेगा। लैडर सिर्फ ऐसे नीचे, यहाँ से ऐसे पीछे जाएगा और यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। और अगर इसकी टेंडेंसी ऐसे राइट जाने की है तो बेटा इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर आ रहा होगा, सर इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आ रहा होगा अंदर की तरफ, लाइक दिस। एंड फ्रिक्शन जो है वो एन बी के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम जी एन बी, और एन बी की वैल्यू जो होगी करंट सिचुएशन में बेटा वो बराबर हो जाएगी एम जी कॉट थीटा बाई टू के। एन बी विल बी इक्वल टू एम जी कॉट थीटा बाई टू। दिस इज द कंडीशन। एंड यहाँ पर जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, और दैट इज म्यू की कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूँ, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू। वो कॉट थीटा बाई टू की वैल्यू से बराबर या बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी कॉट थीटा बाई टू। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस लैडर प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, इनकेस अगर गलती से कोई बन गया सवाल ऐसा तो आपको आना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन। तो डायनामिक्स क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन के बेटा। तो डायनामिक्स का मतलब है जब हम लोग जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए बोलते थे ऐसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें ये पता होना चाहिए दिस इज द इक्वेशन जो आपके टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करती है, रिलेट करती है। तो ये अगर हमारा टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, and this is the angular acceleration. And now we are talking about the angular acceleration. तो अगर angular acceleration constant हुआ तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो सारी वैलिड हो जाएंगी। सो इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो ओमेगा फाइनल, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट का मतलब होगा ओमेगा इनिशियल। देन ऐसे ही थीटा कितना एंगल रोटेट किया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर थीटा क्या है, कितना एंगल रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया। ठीक है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन लिख ही दिया है, एंड ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अगर अल्फा और बाकी सबको रिलेट करने की कोशिश करें तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं बेटा, ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अल्फा जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा बाई डी थीटा। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने लीनियर मोशन के लिए पढ़ा था, दैट इज ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी एस, बिल्कुल वैसा सही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशंस हैं जो हमारे रोटेशनल मोशन के डायनेमिक्स के सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो है वो अपने लिए ये है।
लेट अस टॉर्क को रिलेट करना विद द अल्फा, क्योंकि रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो अपने को टॉर्क को रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करने के लिए दिस इज द इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अब इसमें दो मैं स्पेसिफिक केस आपको डायरेक्ट रिजल्ट सिखाता हूँ। पहला स्पेसिफिक केस है कि भाई अगर आपने लेट से एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, ठीक है। अब इसको बताने के कई सारे तरीके हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई सर यहाँ पर हमने रॉड को जो है वो ऐसे हिंज किया हुआ था, और यहाँ पर ऐसे हमारे पास रस्सी से इसको बांध रखा था, और जैसे ही हम लोग यहाँ से रस्सी को कट करेंगे, जैसे ही रस्सी को यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से, तो ये रॉड नीचे भागेगी। इसको विजुलाइज करने के लिए आप क्या करो, अपने पेन को अपने हाथ में होल्ड कर लीजिए, एंड दोनों हाथों से पेन के टिप को होल्ड कर लीजिए, ठीक है। एक साइड दोनों एंड से अपने पेन को होल्ड कर लीजिए, और एक साइड से पेन को छोड़ दो। तो जैसे ही आप एक साइड से पेन को छोड़ोगे तो पेन जो है वो क्या करेगा, आपने जहाँ से पकड़ा हुआ है उसके अबाउट क्या करना चालू करेगा, घूमना चालू करेगा, है ना। उसके अबाउट क्या करना चालू करेगा, घूमना चालू करेगा। एंड जब उसके अबाउट घूमना चालू करेगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिख पाओगे, तो अब आप लिख पाओगे कि भाई उसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अब आप उसका अल्फा निकाल पाओगे कि उसका अल्फा कितना है। तो ये सवाल जो आपके सामने जरूर बनता है, ठीक है। तो इक्वेशन अगर देखेंगे तो इक्वेशन बहुत सिंपल सी बनेगी कि भाई अगर आप इसको रिलीज करते हैं, कट करते हैं, तो टेंशन तो बची नहीं, और यहाँ पर जो mg लग रहा था वो इसके अबाउट जो है वो क्या देगा, इसको टॉर्क देगा। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा डेट इज एम जी एल बाई टू के, एंड ये बराबर होगा आई अल्फा के। एंड एंड पॉइंट के अबाउट अगर घूम रहा है तो एंड पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू में अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l, ठीक है। अब लेकिन ये बार बार हम लोग अलग अलग एंगल से भी पूछ लेता है कई बार, है ना, कि भाई अलग अलग एंगल पे कितना होगा, है ना। तो ये भी हम लोग डायरेक्टली जो है एक रिजल्ट के फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज दिस इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑल्सो। तो मैं भी आपको रिजल्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट लिखवा देता हूँ। सो लेट से कि आपने इसको यहाँ से रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद इस पॉइंट से आपने इसको हॉरिजॉन्टली आपने इसको क्या करा, रिलीज किया। एंड रिलीज करने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में पहुंच गया है, ठीक है। कुछ इस कंडीशन में पहुंच चुका है। एंड यहाँ से इसने जो एंगल बनाया है वो कितना एंगल बनाया है, लेट्स से थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। आपने रिलीज किया, रिलीज करने के बाद जो है इसने कितना एंगल बनाया, यहाँ से थीटा एंगल बनाया। तो जब इसने थीटा एंगल बनाया तो बेटा इस टाइम पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर, या फिर पहले इसका अल्फा लिख लेते हैं, तो इसका जो अल्फा होगा दैट विल बी इक्वल टू 3g/2l, एंड साथ में आ जाएगा cos थीटा। 3g/2l साथ में आ जाएगा cos थीटा। अगर आप वेरीफाई करके देखो तो बेटा जब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था तो थीटा कितना होगा, जीरो, एंड cos जीरो अगर लिखते हैं तो cos जीरो इज वन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3g/2l, जो हमारे यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। एंड इसी इंस्टेंट पर अगर बेटा ओमेगा लिखना चाहते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3g/l इंटू में साइन थीटा एंड इसका रूट, 3g/l साइन थीटा एंड इसका रूट। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी एंगल पर इसका अल्फा और ओमेगा बता सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको केसेस के फॉर्म में लिख देता हूँ। दैट इज केस वन, जब रॉड जो है हॉरिजॉन्टल है, जब रॉड जो है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो 0 डिग्री है, तो उस केस में जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा 3g/2l, एंड उस केस में जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अभी आपने जस्ट उसको रिलीज किया है। केस टू के केस में जब रॉड हमारी वर्टिकल हो जाएगी, रॉड बिकम्स वर्टिकल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी, एंड अल्फा की वैल्यू जो है उस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 इज 0, एंड ओमेगा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √3g/l, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान मतलब याद रखना है इसको। नेक्स्ट वी हैव पुली का केस विद मास। अगर पुली के पास मास आ गया तो हम लोग एटवुड मशीन जो जानते हैं वो बेसिक जानते हैं। हम जानते हैं कि M1 M2 अगर यहाँ पे कुछ होगा, मास लगा हुआ होगा इसके पास इस तरीके से, एंड लेट्स से कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो आई है सॉरी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई है।
तो जब आप इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो बेटा जो पुली है ये भी क्या करेगी, मूव करेगी। पुली विल ऑल्सो मूव। एंड पुली क्यों मूव करेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर टेंशन अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर लेट से टेंशन T1 है, यहाँ पर लेट से टेंशन T2 है, इस तरीके से। एंड इस पॉइंट के बाद उसको क्या करेंगे, टॉर्क प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, घूमेगा। तो आपको एक बहुत अगर सवाल आया भी तो एक्सेलरेशन का सवाल आएगा। तो एक्सेलरेशन का निकालने के लिए आप लिख पाएंगे डेट इज m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन में, अगर इसका रेडियस r है तो i बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे सिस्टम का, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है। एंड सिस्टम जो है वो इस एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। m2 माइनस m1 जी अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। नाउ अगर आपको इसमें टेंशन की वैल्यू भी लिखनी है तो T1 की वैल्यू बेटा हो जाएगी अपने पास, दैट इज m1g इंटू में 2m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड ऐसे ही आप T2 की वैल्यू लिखना चाहोगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज m2g दैट इज 2m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से T1 T2 निकलवाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं पूछेगा, बहुत पूछा तो उसने एक्सेलरेशन पूछेगा। ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन एक बार निकाल लेंगे तो आप इक्वेशन सॉल्व करके भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि आपको टेंशन निकालने में दिक्कत ना आए। तो लेट से कि m2 अगर हम मान के चल रहे हैं कि बड़ा है m1 से, तो ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, m2 के लिए बनेगी डेट इज m2g माइनस T2 दिस इज इक्वल टू m2a। एंड जब आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको यहाँ पर रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। T1 माइनस m1g ये हमारे पास m1a का काम करेगा। एंड T2 माइनस T1 दिस इज इक्वल टू दैट इज i बाई आर इंटू में अल्फा। ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो T2 माइनस T1 इंटू आर टॉर्क हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। एंड नॉट लास्ट दैट इज एक्सेलरेशन जो है वो बेटा आर अल्फा के बराबर होता है इन केस ऑफ नो स्लिपिंग। तो ये चार इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब वो सॉल्व करने के सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा बट एक्सेलरेशन रहेगा, तो सीधा एक्सेलरेशन निकालो और काम हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन निकालो और उसके बाद कोई भी रिजल्ट आप निकालना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है बेटा, अगर कोई बॉडी घूम रही है एंड ओमेगा से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल, दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ। देन वर्क एंड पावर इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाई एफ डॉट डी एस हम निकालते थे वर्क डन, लेकिन वर्क डन जो था वो क्या करता था, लीनियर एनर्जी देता था। लेकिन यहाँ पे कौन सी बात हो रही, रोटेशन की बात हो रही है, तो रोटेशन कौन करता है, टॉर्क करता है। तो वर्क डन जो होता है टॉर्क के अंदर, डेट इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन जब करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एंड ये बन जाएगा डेल्टा थीटा, यानी कि थीटा टू माइनस थीटा वन। इट इज कितना एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा, तो ये वर्क बन जाएगा इफ टॉर्क इज कांस्टेंट। ठीक है। फॉर कांस्टेंट टॉर्क, टाउ अगर कांस्टेंट है तो। नाउ वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल वर्क डन जो है दैट विल इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव रोटेशनल पावर, देन वी हैव रोटेशनल पावर। तो रोटेशनल पावर टी दिस इज इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा। जैसे एफ डॉट वी होता था तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, टाउ डॉट ओमेगा होता है। ठीक है। वी हैव दिस टाउ डॉट ओमेगा। तो इस तरीके से आप रोटेशनल पावर और वर्क डन वगैरह सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव टॉपलिंग। जो टॉपलिंग एक छोटा सा केस है, एक स्पेसिफिक केस है जो अपने को बस सिलेबस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज तो टॉपलिंग का सवाल आने के चांसेस ना के ही बराबर है। ठीक है, 2015 में कभी एम्स से पूछा गया था, उसके बाद कभी भी सवाल इसका आया नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए पहली कंडीशन क्या याद रखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा वो हमेशा सेंटर से पास नहीं करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट करता है। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड एक्सटर्नल, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, ताकि वो आपके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर सके। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर जो बेस है, दिस बेस इज ए, इस तरीके से, एंड इसकी जो हाइट है लेट्स से वो h है, एंड आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया है F टॉप पे। तो अपना आप सोच के बताइए कि नॉर्मलाइजेशन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। तो बेटा हमने जो स्टेटमेंट लिखी है उससे पता चल रहा है कि अगर हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो अगर हमने राइट की तरफ फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ से पास करेगा, एंड इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, टिप करेगा। एंड आप देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर जाएगा, पलटने की कोशिश करेगा ए पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट के अबाउट जो बेटा टॉर्क आ रहा होगा वो किसका आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का आ रहा होगा, फोर्स का आ रहा होगा जो हमने लगाया है, और इस mg का आ रहा होगा। एंड हम चाहते हैं कि टॉपलिंग के लिए अगर ये टॉपल कर जाए, पलट जाए, तो हमारा जो टॉर्क है यानी कि एफ इंटू एच वो बड़ा होना चाहिए किससे, आपने जो mg का टॉर्क जो इसको क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, यानी कि mg/2, क्योंकि mg का टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा होगा और f का टॉर्क जो है वो इसको ऐसे घुमा रहा होगा, पलटने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसकी वजह से हम अगर चाहते हैं टॉपल हो तो एफ एच जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, mga/2 से, यानी कि f जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mga/2h, या फिर आप h के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन, बेसिक केस जो आपको बस पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको टॉपलिंग में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसका एक आध सवाल जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिटी की सीरीज में। नेक्स्ट वी हैव इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सो भाई इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मोमेंट है यानी कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जब भी आपको बस मोमेंट वर्ड मिलेगा समझ जाइए कि आपको उस क्वांटिटी को क्या करना है, आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिल जाएगा इसका। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसका बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी। कितना बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन बाकी है ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम पर। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप देख सकते हैं आर क्रॉस पी कर रहे हैं, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये कैसा वेक्टर है बेटा, इट्स अ एक्सियल वेक्टर, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर नहीं है, इट्स अ एक्सियल वेक्टर। सेकेंड, इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो आर क्रॉस पी कर रहे हैं, पी क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, आर होता है मीटर में, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन इसके डायमेंशन भी लिख पाएंगे हम लोग, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस। नाउ अब हमारे पास कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं। दैट इज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आर क्रॉस पी, तो ये हो जाएगा बेटा आर पी साइन थीटा, एंड पी को हम लोग लिख सकते हैं एम वी, तो ये बेसिकली बन जाता है दैट इज एम वी आर साइन थीटा। अगेन सेम बात आ गई, जैसे हम लोगों ने टॉर्क के लिए बोला था कि आर एफ परपेंडिकुलर या फिर एफ आर परपेंडिकुलर, उसी हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दैट इज एल को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एम वी आर परपेंडिकुलर, यानी कि मोमेंटम के परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस अगर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है, एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है। एल इज इक्वल टू एम वी इंटू में आर परपेंडिकुलर। जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उस पॉइंट के अबाउट आप क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो बेटा फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि
ये हमारे पास कोई पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एंड मुझे ओरिजिन के अबाउट क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एल अबाउट ओरिजिन अगर लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा कितना है, तो लेट्स से अगर ये डी है तो ये हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर विच इज एम वी डी। ठीक है, इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट के अबाउट आपको क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको कभी मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाए तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए भी आपको लिखना आना चाहिए। तो लेट्स से कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है इस तरीके से, लेट्स से अगर आपके पास कोई इक्वेशन है इस तरीके से, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन है। एंड आपको लेट्स से कोई लाइन है एंड ये कोई पॉइंट है x1 y1 जिससे आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आपको ये लाइन है एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, दैट इज ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसका मॉड लेंगे क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस होता नहीं है, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ से आप क्या लिख पाएंगे बेटा, यहाँ से आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख पाएंगे कितना है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, अदरवाइज आप वेक्टर थ्रू के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो ये भी जरूरी होता है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1, किसी पॉइंट से इसका अगर लोगों परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो इस तरीके से ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है एक तरीका बेटा किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का। नाउ अब एंगुलर मोमेंटम हमारा रोटेशन में भी हो सकता है बेटा, ये तो बॉडी भी ट्रांसलेट कर रही थी, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा रोटेशन में भी हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई बॉडी लेट से सिर्फ ऐसे इस तरीके से घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक पार्टिकल उसको घूम रहा होगा एंड उसके बाद लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो आता है दैट इज इक्वल टू आई सी एम इनटू ओमेगा। एंड जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एल इज पैरेलल टू ओमेगा, जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, इट्स एक्सियल क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर। तो एल भी क्या होता है हमारा, एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत जरूरी है। ये वाला जो होता है दिस इज ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है, इसका ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक बॉडी के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अगर वो मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर चाहे कैसा भी हो। लेकिन जो हमारा एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस पी है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज आर क्रॉस बी, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम बी होता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा बेटा किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, क्योंकि वी जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। तो इट्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। ठीक है, इट्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। चलिए, तो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। अब इस बात को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं स्पेसिफिक केस के अंदर। स्पेसिफिक केस के अंदर आई गेस मैंने इसको लिखा नहीं है क्या, ओके यहाँ पे है नहीं, तो एक काम करते हैं इस केस को अलग से डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन केस में पहले हम लोगों ने टॉर्क निकालना सीखा था। नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो लेट्स से कि आपने क्या करा, आपने एक पार्टिकल को यहाँ पे u स्पीड से थीटा एंगल पर फिक्स दिया है, u स्पीड से थीटा एंगल पर फिक्स दिया है एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। So now अब मेरे को चाहिए कि मोमेंटम की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्शन में मोमेंटम। बहुत सिंपल सी बात है, either I required MVR perpendicular or I require RMV perpendicular, simple। now तो लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पर, लेट्स से दिस दैट द हाईएस्ट पॉइंट, इसके पास एक ही वेलोसिटी होगी, कौन सी, दैट इज u cos थीटा। तो
केस 1 at highest point at highest point एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। तो एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट कितना होगा ये जानना चाहते हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे है यानी इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज एच मैक्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एम यू कॉस थीटा इनटू में एच मैक्स। तो एम यू कॉस थीटा एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ से आएगा एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट पॉइंट P। ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। केस 2 at point of striking the ground, at point of striking the ground, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट पर। सो अगर आप देखेंगे तो इसके बाद वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा, और जिस स्पीड से आपने इसको फेंका होगा उसी स्पीड से वापस पहुंचेगा। एंड ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा दैट इज यू साइन थीटा और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। एंड आप देख सकते हैं कि यू साइन थीटा जो है वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा पी पॉइंट के अबाउट, दैट विल बी इक्वल टू एम यू साइन थीटा इनटू में इसकी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आएगा एम यू साइन थीटा और रेंज की वैल्यू हो जाएगी बेटा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। तो ये आ जाएगा ट्वाइस एम यू क्यूब एंड साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों केस में क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है बेटा, एंगुलर इम्पल्सेस की जैसे हम जानते थे कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है कि भाई हम लोग टॉर्क और उसको रिलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी एंड डी एल की वैल्यू हो जाएगी डेटा टाउ डी टी। एंड अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा एल एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी एंड दिस क्वांटिटी दिस इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स। This is known as angular impulse, यानी कि change in angular momentum, sudden change in angular momentum। ठीक है, this is sudden change in angular momentum। suddenly कितना change हुआ, तो sudden change in angular momentum, this is your angular impulse। this is your angular impulse, sudden change in angular momentum is known as angular impulse। ठीक है, this is angular impulse। Next is COAM, that is conservation of angular momentum। So we know that tau is equal to dl by dt and if tau is 0 यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 हो जाए तो उस केस में बेटा dl by dt जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स L जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा यानी कंजर्व हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इसके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0 है। तो बेसिक सिंपल फंडा एकदम। अगर कोई बॉडी से रोटेशन में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, एंड साथ में अगर लेट्स से ट्रांसलेट भी कर रही होगी तो एम बी सी एम इंटू आर जो भी आएगा, एंड प्लस इधर से दैट इज एम बी सी एम इंटू आर, ऐसे जो भी आएगा, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो कंप्लीट इक्वेशन ये हो जाएगी, है ना, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। अगर बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रखी होगी दैट इज द प्योर ट्रांसलेशन। इफ प्योर रोटेशन, अगर से बॉडी प्योर रोटेशन में है तो I1 ओमेगा 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, I2 ओमेगा। सिंपल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको ऐसे समझें कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि I ओमेगा इज कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग ओमेगा को बढ़ाएंगे तो I को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, और वाइस वर्सा कि अगर आप I बढ़ाओगे तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। चलिए अब इसको स्पेसिफिक केस हैं, जैसे कि कैलकुलेटिंग द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास ये अर्थ है जिसका हम अनर्थ कर रहे हैं, एंड लेट्स से कि अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ जो है वो श्रिंक कर जाती है, लेट्स से आर बाई एन हो जाती है, क्या हो जाती है, आर बाई एन हो जाता है, इसका रेडियस आर बाई एन हो जाता है, ये मास एम है एंड ये आर बाई एन में चेंज हो जाता है। तो पहले टाइम पीरियड टी था, पहले टाइम पीरियड टी था एंड ओमेगा था, बाद में इसकी स्पीड जो है बेटा ओमेगा डैश हो जाएगी, और दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ दी ओमेगा। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा नया, दैट विल बी इक्वल टू टी बाई एन स्क्वायर, टी बाई एन स्क्वायर। तो एग्जाम्पल लेता हूँ दो इसको समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल कि अगर रेडियस पहले आर था और बाद में लेट से आर बाई टू हो गया, तो एन की वैल्यू टू हो गई, जिसका मतलब नया ओमेगा जो होगा वो हो जाएगा टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा, और नया टाइम पीरियड जो है वो हो जाएगा बेटा टी बाई टू स्क्वायर, यानी कि टी बाई फोर, यानी कि 24/4 दैट इज 6 आवर। तो 6 घंटे का दिन हो जाएगा सर। इसका रिवर्स अगर हम देखें कि अगर लेट से आर ये है और ये आपने कर दिया है 2 आर कर दिया है, डबल कर दिया है, तो इनकी वैल्यू बेटा 1/2 हो जाएगी। तो टी डैश जो है वो हो जाएगा टी अपॉन में 1/2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी, यानी कि 96 आवर्स का हो जाएगा दिन। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि भाई एन क्या है। ठीक है, सो आपको एन को बेसिकली क्या रखना है, एन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल। ठीक है, एन क्या है, इज द रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल। ठीक है, तो एन इज आर इनिशियल अपॉन में आर फाइनल, दिस इज द एन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम एक डिस्क को दूसरे डिस्क के ऊपर रख देते हैं तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स से कि एक ऐसी डिस्क है जो घूम रही थी किसी ओमेगा 1 से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एंड इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरे डिस्क को रख दिया है तो ओमेगा 2 और ये I2 इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जब ये साथ मूव करने लगेंगे तो कंबाइंड ओमेगा निकाल सकते हैं। तो कॉमन ओमेगा जो होगा इनका, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 plus I2 if they are moving in same sense, if initially both are moving in same sense, जब दोनों ही क्लॉकवाइज या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंड ये आ जाएगा दैट इज I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, जो भी बड़ा होगा तो इसलिए मॉड लगा देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। अगर किस सेंस में घूम रहे हो बेटा, अगर ये अपोजिट सेंस में घूम रहे हो, इनिशियली इनिशियली both are moving in opposite sense। अगर पहले अपोजिट सेंस में घूम रहे होंगे तो उस केस में बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इंटू में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, एंड हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, एंड यहाँ पर आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कब, व्हेन बोथ आर मूविंग इन, बोथ आर इन सेम सेंस, जब सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का सेम होगा, एंड इस केस में व्हेन बोथ आर इन अपोजिट सेंस। में अपोजिट सेंस में है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा उनका एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए वहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बेटा रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या है, तो रोलिंग मोशन हम जानते हैं कि रोलिंग मोशन का मतलब क्या है। तो रोलिंग मोशन का मतलब है दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। बेटा रोलिंग मोशन हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, उसका सवाल ना आए, बट लेकिन फॉर अ सेफर साइड अपने को करना पड़ेगा कि एक सवाल लास्ट ईयर थी
गलती से पूछ लिया गया था। एंड वो बहुत सिंपल सवाल था वैसे तो वो डायरेक्टली v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हो रहा था सवाल, बट स्टिल कोई बड़ा सवाल अगर आ गया तो इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप उसको वैसे जो बहुत सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं वो उसको स्किप कर सकते हैं, जो बहुत सिलेक्टिव करना चाहते हैं वो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सो लेट्स से कि अगर हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है विच इज़ मूविंग विद वीपी, लेट्स से कि इसके ऊपर एक डिस्क है, कोई बॉडी है जो आगे भी चल रही है इस तरीके से, ऐसे घूम भी रही है। तो सबसे पहली बात कि भाई हर एक पॉइंट के पास जो है, हर एक पॉइंट के पास अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करूँ इसकी, टॉक अबाउट द वेलोसिटी प्रोफाइल, तो वेलोसिटी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हर एक, अगर इसका सेंटर वीसीएम से मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगी, कौन सी, वीसीएम। हर एक पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगी, कौन सी, वीसीएम। एंड इसका रेडियस अगर आर है तो हर एक के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, आर ओमेगा। हर एक के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, आर ओमेगा, लाइक दिस। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। ना अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इसको और यहाँ पे चेक करता हूँ तो बेटा इस पॉइंट के बाद इधर की तरफ वीसीएम होगा, इधर की तरफ आर ओमेगा होगा। एंड नीचे अपने पास क्या है, प्लेटफॉर्म है जो मूव कर सकता है किसी स्पीड से, वीपी स्पीड से। तीन केस पॉसिबल है। अगर वीसीएम माइनस आर ओमेगा बड़ा हो जाता है वीपी से तो बेटा हमारे पास होगी फॉरवर्ड स्लिपिंग, या आगे फिसलता हुआ जाएगा। अगर हमारे पास वीसीएम माइनस आर ओमेगा लेस देन वीपी हुआ, लेस देन वीपी हुआ, तो उस केस में हमारे पास होगी बेटा बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। एंड तीसरा, अगर वीसीएम माइनस आर ओमेगा अगर बेटा वीपी के बराबर हो गया एंड उस केस में हमारे पास होगी लो स्लिपिंग। एंड इसी कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं प्योर रोलिंग, यानी कि जब हमारे पास कोई स्लिपिंग नहीं होती है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इज जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, वी रिलेटिव ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बेटा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड अगर वो जीरो है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि दैट इज प्योर रोलिंग। तो हमारे पास जो केस है वो बेटा ग्राउंड वाला केस है, ग्राउंड का केस है। ग्राउंड हमारा किस पर है, रेस्ट पर है, द ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो जब ग्राउंड रेस्ट पर है उस केस में अपने पास सीधा सीधा सा है कि अगर ये वीसीएम पे जा रहा है, ये आर ओमेगा है और ये ग्राउंड जो है वो रेस्ट पर है, तो इस पॉइंट के पास इधर की तरफ वीसीएम, इधर की तरफ आर ओमेगा, इधर की तरफ वीसीएम, इधर की तरफ आर ओमेगा, इधर की तरफ वीसीएम, इधर की तरफ आर ओमेगा, इधर की तरफ वीसीएम और इधर की तरफ आर ओमेगा। अब ग्राउंड अगर रेस्ट पर है तो बेटा सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और लेट्स से डी पॉइंट, तो वीसी जो है हम लिखना चाहें तो वीसीएम माइनस आर ओमेगा हम पढ़ सकते हैं। एंड अगर ये जीरो के बराबर हुआ, यानी कि वीसीएम बराबर अगर आर ओमेगा हुआ, तो उस केस में हम लोग कहेंगे देयर इज प्योर रोलिंग। और यही हमारे सिलेबस में है, स्लिपिंग वाला केस हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इट्स अ प्योर रोलिंग केस। तो वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा तब होता है जब हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ होता है, ग्राउंड पर रखे होने की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रिलेटिवली किस पर होता है, रेस्ट। अगर रेस्ट पर है तो उस केस में हम लोग कहेंगे प्योर रोलिंग है, ठीक है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे वी जब लिखेंगे तो वी कितना आएगा, तो वी के बाद इधर की तरफ वीसीएम है, इधर की तरफ आर ओमेगा है, और आर ओमेगा किसके बराबर है, वीसीएम के, तो उसके बाद इधर की तरफ हो जाएगा रूट टू वीसीएम। ऐसे अगर मैं वी बी लिखता हूँ तो बेटा वी बी वीसीएम इधर की तरफ है और आर ओमेगा भी इधर की तरफ है, तो वी बी जो नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू वीसीएम। ऐसे ही वी सी तो हमारे पास जीरो है और वी डी जो है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा ऊपर की तरफ है जो कि वीसीएम के बराबर है और वीसीएम इधर की तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा कितना, रूट टू वीसीएम, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये बेसिक बातें हैं इसके रिगार्डिंग, जो हमारा बेसिक है रोलिंग मोशन, उसका बेसिक से ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में बात करते हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रोलिंग मोशन के बारे में बात करते हैं तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो लेट्स से कि अगर हम लोग एक ऐसे राउंड बॉडी को यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से, एंड ये ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे रोल करता हुआ आगे बढ़ता है। तो रोल करने के लिए ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और अगर टॉर्क नहीं होगा तो ये बॉडी रोल नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर स्मूथ सरफेस हुआ, अगर स्मूथ सरफेस होता तो ओनली ट्रांसलेशन होता, देयर इज नो रोटेशन, देयर इज नो रोलिंग। ठीक है, सो ऑन स्मूथ सरफेस देयर इज नो रोलिंग। तो अगर हमारे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन है एंड ये अपने पास कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं बॉडी को, तो इट विल ओनली ट्रांसलेट ओनली। ठीक है, इट विल नॉट रोटेट, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है जो इसको घुमाए। ठीक है, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो यहाँ पर होता है बेटा वो जीरो होता है, क्योंकि देयर इज नो, रिलेटिवली किस पर होता है, ठीक है, रिलेटिवली किस पर होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पर होता है। वाई? बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिलेटिवली एट रेस्ट, रिलेटिवली एट रेस्ट। तो इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो कितना है बेटा, जीरो है। तो जहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, जो मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। एंड अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग COMe जो है वो क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अप्लाई। अब से कुछ 6-7 फार्मूले हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस सवाल आते हैं तो वही ट्राई कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, जब ये नीचे पहुंचेगा, तो जब ये राउंड बॉडी कोई जब नीचे पहुंचेगी तो इस टाइम पर इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होंगी, वो सारी बात करते हैं। तो VCM इज अंडर रूट 2GH अपॉन में 1 प्लस है, अपॉन में 1 प्लस है, जहाँ पे बेटा h हो जाएगी इसकी हाइट एंड n की वैल्यू इज k²/r²। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस n। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t इज इक्वल टू 1 by sin थीटा अंडर रूट 2h/g इंटू में 1 प्लस n। फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट होगा बेटा दैट इज इक्वल टू दैट इज mg sin थीटा इंटू में n अपॉन में 1 प्लस n इंटू में 1 प्लस n। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, दिस इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, mg sin थीटा इंटू में n अपॉन में 1 प्लस n। तो इतना फ्रिक्शन अपने को वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बेसिक आइडियाज़ है, एकदम बेसिक फार्मूलाज हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ भी 3-5 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे ज़्यादा आपको कुछ आएगा भी नहीं, है ना। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में ज़रूर से ध्यान रखेंगे। देन वी हैव, अगर हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो अपने पास रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू में n अपॉन में 1 प्लस n। अगर आपको प्योर रोलिंग चाहते हो तो इतना मिनिमम आपके पास वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास ट्रांसलेशन वाली होती है दैट इज इक्वल टू हाफ m VCM का स्क्वायर। जो रोटेशनल वाली होती है वो होती है इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड इन दोनों को अगर हम लोग सम कर देंगे बेटा तो अपने को टोटल मिल जाएगी। तो टोटल जो हो जाती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव हाइट रीच। तो h हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दैट इज VCM का स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू में 1 प्लस n।
बेटा एन की वैल्यू याद करने के लिए आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एन की वैल्यू हो जाती है। लेट्स से सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम लोग लिखते हैं 2/5 mr², तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। अगर हम इसको बराबर रखते हैं किसके बराबर, एन के स्क्वायर के, तो एन से एन कैंसिल, तो k²/r² जो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ रही होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा एन की वैल्यू हो जाएगी। तो इतना ही आपको याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है अलग से, एन क्या होता है, फलाना क्या होता है ना। देन बेटा रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोगों ने डिस्कस ज़्यादा किया नहीं है, बट लेकिन इसका एक स्पेसिफिक केस है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज़ कि फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज की थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज फ्रिक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी नहीं है, यानी कि आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बिना फ्रिक्शन के भी क्या करा सकें, प्योर रोलिंग मोशन करा सकें, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है। तो बेटा फ्रिक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्योर रोलिंग मोशन, तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकती है जिसके अंदर हम लोग भाई हम स्मूथ सरफेस के ऊपर भी हम लोग जो है प्योर रोलिंग करा सकते हैं। तो प्योर रोलिंग का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊँ थोड़ा सा, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने लेट से रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस कुछ भी मान लो आप, तो इसकी कंडीशन होती है, अगर मैं आपको लेट से अगर मान लेता हूँ कि अभी रफ सरफेस है, ठीक है, मान लेता हूँ अभी रफ सरफेस है, अभी मान लेता हूँ कि रफ है, ठीक है, एंड ये सेंटर है, एंड लेट से कि आपने यहाँ से कोई फोर्स लगाया है एफ, इस तरीके से, एंड दिस इज द हाइट एच, एंड इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है, आर है, ठीक है, दिस इज सेंटर। सो जनरल टेंडेंसी हम क्या जानते हैं, आपने अगर जिधर फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए। मैं उसी बेसिक नॉलेज के साथ, उसी बेसिक चीज़ के साथ मैं आपको कहता हूँ कि लेट से फ्रिक्शन लेट से इधर की तरफ आया होगा। तो अगर आप बेटा आप इक्वेशन लिखना चाहोगे तो आप क्या क्या लिखोगे, अगर आप ट्रांसलेशन मोशन के लिए लिखोगे तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट एफ माइनस एफ, एंड दिस इज इक्वल टू एम ए सी एम, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप टॉर्क के लिखोगे तो बेटा एफ प्लस एफ जो है वो सेम डायरेक्शन में ही इसको घुमा रहे होंगे, तो अप्लाइड फोर्स जो है सेंटर के अबाउट लग रहा होगा एच डिस्टेंस से, एफ इंटू में एच, ठीक है, एंड फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा आर डिस्टेंस से, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई सी एम इंटू में अल्फा। एंड अगर हम लोग प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो ए सी एम जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर अल्फा के। तो यहाँ से हम लोग तीन इक्वेशन जो है हमारे पास इसको सॉल्व कर देंगे। ऑन सॉल्विंग इसको जब सॉल्व करोगे तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे है मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस एफ बाई आर इंटू में के स्क्वायर बाई आर माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ क्या हमें कंप्लीट वैल्यू याद करनी है, तो आंसर इज नो, हमें नहीं याद करनी है। हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस, ये अपने को याद रखना है ना, दिस वी नीड टू रिमेंबर कि ये क्या है, ठीक है, ये अपने पास जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे बात करता हूँ, मैं अगेन फंक्शन का फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज एफ बाई आर इंटू में के स्क्वायर बाई आर माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो इफ के स्क्वायर बाई आर माइनस एच इज पॉजिटिव, अगर लेट से पॉजिटिव आया, कब आएगा पॉजिटिव, यानी कि के स्क्वायर बाई आर जो है वो एच से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऐसा आया तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बेटा पॉजिटिव आएगी। एंड पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है वही डायरेक्शन क्या है, एकदम सही है, ठीक है, जो डायरेक्शन आपने मानी है वही डायरेक्शन क्या है, सही है। तो आपने कौन सी डायरेक्शन मानी है, हमने माना था पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ माना है तो फ्रिक्शन जो है वो कैसे आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो किधर की तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो हमने माना था एकदम बढ़िया है। अगर के स्क्वायर माइनस एच जो है बेटा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने मानी है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, उसका अपोजिट हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। एंड अगर के स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू एच हो जाए तो बेटा उस केस में के स्क्वायर माइनस एच अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा और प्योर रोलिंग हो रही होगी। क्योंकि सारी कंडीशन किस बात पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम प्योर रोलिंग करा रहे हैं।
हम लोग प्योर रोलिंग करा रहे हैं, हम ACM इक्वल टू RL रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि फिर हमारे पास प्योर रोलिंग है। एंड कंडीशन क्या आ रही है कि F इक्वल टू 0 आ जा रहा है। कंडीशन क्या आ रही है कि F इक्वल टू 0 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो लेट से कि अगर आपके पास कोई यहाँ पर लेट से एक रिंग है, इट्स अ रिंग, एंड आपने बिल्कुल टॉप पे फोर्स लगाया है। अगर आप बिल्कुल टॉप पे फोर्स लगाओ, सेंटर से कितना डिस्टेंस हुआ R, यानी कि H की वैल्यू किसके बराबर हुई, R के। ना अगर मैं k स्क्वायर बाई R की वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा k स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर। सो वी नो दैट रिंग के सेंटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू mk स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, R स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई R, यानी कितना आ जाएगा, R के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ k स्क्वायर माइनस R माइनस h, तो k स्क्वायर बाई R इज R एंड h इज ऑल्सो R, तो R माइनस R इज 0। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी। यानी कि रिंग के अगर बिल्कुल टॉप पर फोर्स लगाओगे तो उस केस में रिंग को कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है प्योर रोलिंग के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की बदौलत ही क्या कर सकता है, तो प्योर रोलिंग मोशन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल मोशन की कंडीशन को भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस का आने की, बट इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो कंडीशन याद रख लीजिएगा कि k स्क्वायर बाई R माइनस h, इसी की कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर ये फॉरवर्ड, अगर ये पॉजिटिव आया है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा, नेगेटिव आया है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा होगा, एंड अगर जीरो आया है तो फ्रिक्शन जीरो होगा उस केस में। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्योर रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन इज नॉट दैट नेसेसरी। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है, इंक्लाइन के लिए आप कर सकते हैं, आप इंक्लाइन मोशन के लिए भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट से कि ये एक रफ सरफेस है, इट्स अ रफ सरफेस, एंड यहाँ पर एक बॉडी जो है वो रोल कर रही है, इट्स अ रोलिंग मोशन। एंड लेट से ये कोई स्मूथ सरफेस है, इट्स अ स्मूथ सरफेस। तो जब ये बॉडी रोल करते 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 ऊपर चढ़ेगी तो बेटा स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो टॉर्क जीरो हो गया, कोई टॉर्क नहीं आएगा। कोई टॉर्क नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, यानी कि इसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टॉर्क जीरो कर रहे हैं, टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है कि अल्फा जीरो, एंड अल्फा जीरो, तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा, यानी कि बॉडी जो है वो रोल करती रहेगी, यानी कि इसके ऊपर भी क्या कर रही है, रोल कर पा रही है। तो मैं ऊपर से जब इसको रिलीज कर रहा हूँ तब रोल नहीं कर रही है, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो आपका ये रोल कर सकता है। तो दिस माइट बी पॉसिबल। तो यानी कि सिंपल स्टेटमेंट में आपसे कहूँ तो क्या स्मूथ सरफेस पे रोलिंग हो सकती है, तो आंसर इज यस। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन हमें नहीं पता कि इनिशियल कंडीशन क्या है। ओके, इसी के साथ बेटा चैप्टर होता है हमारा समाप्त। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग मोशन, जो हम लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द रोलिंग मोशन। तो #NTKB, ठीक है, #NTKB। आई होप आप सभी लोगों ने अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कि क्या आपको रोटेशन के अंदर पढ़ना है, क्या रोटेशन के अंदर नहीं पढ़ना है। तो हम जल्दी ही इसके क्वेश्चन के ऊपर भी एक काम करेंगे, फटाफट से एक सेट लेकर आएंगे इससे क्वेश्चन सीरीज का, सो दैट रोटेशन आपको बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।